प्रिय हिंदी मित्रों, नमस्कार। हाईटेक हिंदी परिवार में आपका स्वागत है। एक नए महत्वपूर्ण और ज़रूरी वीडियो के साथ आज हम पुनः उपस्थित हैं। बहुत खास होने जा रहा है आज का वीडियो, क्योंकि आज के वीडियो में हम एक बार पुनः व्यक्तित्व कृतित्व सीरीज के अंतर्गत चर्चा करने वाले हैं हिंदी के महत्वपूर्ण प्रगतिवादी कवि त्रिलोचन की। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं त्रिलोचन के व्यक्तित्व कृतित्व पर। यह भाग 1 है और इस श्रृंखला के अंतर्गत त्रिलोचन के व्यक्तित्व कृतित्व से संबंधित भाग 2 लेकर हम बहुत जल्दी आने वाले हैं। जिस प्रकार भाग 1 का रिस्पांस रहेगा, आप लोग कमेंट करिएगा, अपने दोस्तों के बीच आप वीडियो को शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करिएगा और इस वीडियो से संबंधित जो भी बातें हैं, जो भी इनकी कमियां हैं या जो खूबियां हैं, वह आप जो है कमेंट करके हमें बताइएगा, ताकि जो हम आपके लिए अगला वीडियो लाएं उसमें अपेक्षित सुधार किया जा सके। तो आइए हम बात करते हैं त्रिलोचन पर। जी हाँ, त्रिलोचन हिंदी के महत्वपूर्ण प्रगतिवादी कवि हैं। जैसा कि हमने आपको बताया है, त्रिलोचन की जन्मतिथि है 20 अगस्त 1917 ईस्वी। विक्रमी संवत 1974 की भाद्रपद शुक्ल तृतीया को कटघरा पट्टी, चिरानी पट्टी, जिला सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश के एक प्रतिष्ठित ठाकुर परिवार में बालक वासुदेव सिंह का आविर्भाव हुआ। जी हाँ, मूल नाम त्रिलोचन का है वासुदेव सिंह, यह आपको ध्यान रखना है। सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण जिला है, अवध क्षेत्र के अंतर्गत आता है, अवधी बोली जाती है यहाँ। कटघरा पट्टी, चिरानी पट्टी में इनका जन्म हुआ था 20 अगस्त 1917 को। किसके यहाँ? बाबू जगरदेव सिंह और माता मनबरता देवी की 5वीं संतान थे त्रिलोचन। वासुदेव को त्रिलोचन नाम दिया उनके संस्कृत के गुरु देवदत्त जी ने। त्रिलोचन ने एक सानेट में अपने पिता को बड़े सम्मान के साथ याद किया है। जी हाँ, त्रिलोचन सानेट लिखते थे और अपने सानेट में पिता को याद करते हुए उन्होंने लिखा, हृष्ट पुष्ट उन्नत शरीर वह पिता तुम्हारा, एक चुनौती था मनुष्य की ऊंचाई के लिए, जिन्हें आवश्यकता थी उन्हें सहारा देते तुमको देखा। जी हाँ, ये सानेट महत्वपूर्ण लिखा है उन्होंने अपने पिता के लिए। त्रिलोचन पिता के कर्मयोगी रूप, सहृदयता, दीन दुखियों की मदद और ज्ञान पिपासा से बहुत प्रभावित थे और उन्होंने अपनी जो कविता यात्रा है उसमें पिता का कई बार जिक्र किया है। ज्ञान पिपासा और धर्म से हुए यशस्वी, धीर वीर गंभीर तपोधन और मनस्वी। ये बात त्रिलोचन ने अपने पिता के लिए कही है। कुश्ती के उस्ताद, तगड़े पढ़ाकू और स्वभाव से शर्मीले थे त्रिलोचन। संयुक्त किसान परिवार का सुखद हास्य की भौजी ने उनका नाम रख दिया था दुल्हन। जी हाँ, आपने देखा कि 5वीं संतान थे घर में, यानी कि छोटे थे। उनके घर में जो परिवार के और सदस्य थे, खास करके इनके बड़े भाइयों की जो पत्नियां थी, वे अक्सर त्रिलोचन से क्या करती थी, मजाक किया करती थी। स्वभाव से शर्मीले होने के नाते त्रिलोचन जो है उस पे जो उनका हास्य होता था उस पर वे किसी प्रकार की प्रतिक्रिया न दे करके वे शर्मा जाते थे। इस बात को त्रिलोचन ने बाद में अपने दिगंत, जो उनका कविता संग्रह है, उस सानेट में उन्होंने याद किया है। मैं छोटा था, झेपू था, मिलने जुलने में सिकुड़ा सिकुड़ा रहता, समान वय वालों से मोटा था, पर फुर्ती थी पीछा करने पर उड़ा उड़ा, यहां वहां फिरता था, कभी पकड़ में आता नहीं। ये बात लिखी है त्रिलोचन ने अपने लिए। त्रिलोचन का विवाह मात्र 11 वर्ष की उम्र में, उनकी विवाह जो उनका हुआ था, जयमूर्ति देवी उम्र में उनसे बड़ी थी। जी हाँ, पत्नी का नाम था जयमूर्ति। 11 वर्ष की उम्र में इनका विवाह हुआ था। सलज्ज स्वभाव, ठेठ ठकुराइन, गांव के वातावरण में पली बढ़ी, उनकी निरक्षरता से त्रिलोचन की रचनाशीलता कुछ न कुछ प्रभावित अवश्य हुई। ये बात आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। या आप देखेंगे कि त्रिलोचन जो है, उनकी पत्नी निरक्षर थी, साक्षर नहीं थी। जो है जयमूर्ति सब समय अपने पति को नियंत्रण में रखने का प्रयास करती थी। जी हाँ, व्यक्तित्व की हम बात कर रहे हैं तो उसमें इस पक्ष को देखा जाए कि किस प्रकार जो है पति पत्नी के रिश्ते होते हैं और उनमें साक्षर और निरक्षर होना एक जो है किस प्रकार से पूरक या बाधा का काम करता है। उन्होंने यथास्थित त्रिलोचन पर दबाव बनाया, काव्य पर नहीं गद्य लिखे, क्योंकि उन्होंने सुन रखा था
कि गद्य में अर्थोपार्जन होता है। शमशेर कहते हैं, शमशेर उनके समकालीन थे और शमशेर लिखते हैं कि भाई वह घबराते किसी से नहीं सिवाय सच्ची बात अपनी शस्त्रणी के, और दरअसल वही उनको ठीक ठीक समझती भी हैं। निराला और केदारनाथ अग्रवाल का पत्नी प्रेम सब जानते हैं। नागार्जुन की कविताओं में भी उनका पत्नी प्रेम व्यक्त हुआ है। त्रिलोचन भी जयमूर्ति के प्रति आश्वस्त थे। ये बात जो है हमें ध्यान रखनी चाहिए। त्रिलोचन ने अपनी डायरी में दर्ज किया है, पत्नी रात से अब तक की गैर हाजिरी पर क्षुब्ध थी और मना लिया। दोनों सीधे सरल और सरल चित्त के थे। छल प्रपंच की दुनिया में दोनों ही अजनबी थे। ये सब बातें आपको एक सहज मना कवि, एक महामना कवि के अगर व्यक्तित्व से गुजरते हैं तो आपको उनकी कविताओं में, उनके गद्य में, उनकी लेखनी में, उनके जीवन में आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी। त्रिलोचन अंतिम समय तक कवि मन रहे। उन्हें अपने जाने का कोई दुख न था, लेकिन शब्दों से संबंध छूट जाने की गहरी टीस थी उनके मन में। त्रिलोचन लिखते हैं कि मुझे अपने मरने का थोड़ा भी दुख नहीं, मेरे मर जाने पर शब्दों से मेरा संबंध छूट जाएगा। 91 वर्ष की आयु में भरपूर साहित्य सेवा के बाद धरती के इस कवि ने जीवन से विदा लिया। आपके लिए कल्पना ही रोमांचक होगी कि त्रिलोचन उस समय लेखन कर्म में रत थे जब हिंदी का दैदीप्यमान आकाश अनेकानेक नक्षत्रों से जगमग था। वे कौन थे जिनसे त्रिलोचन को मन और बल मिल रहा था? वाराणसी में प्रेमचंद, प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, इलाहाबाद लखनऊ में निराला, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पुरुषोत्तम दास टंडन, लाला भगवान दीन, शिवदान सिंह चौहान और रामविलास शर्मा जैसे महारथी समकालीन साहित्यकारों के बीच उठ खड़े होना अपने आप में बड़ी बात थी। व्यक्तित्व त्रिलोचन का कितना बड़ा रहा होगा, इसका मूल्यांकन हम आज कर सकते हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है कि जब इतने बड़े बड़े कवि, लेखक, साहित्यकार, आलोचक और विद्वान आसपास हों तो उनके बीच से न केवल उठ खड़े होना बल्कि अपने आप को स्थापित कर देना, यह अपने आप में बहुत रोमांचित करने वाली बात है। सभी कवियों की तरह त्रिलोचन ने भी रोजी रोटी के लिए लंबा संघर्ष किया, या यूं कहें कि आजीवन करते रहे। प्रसंग यह है कि जब उन्होंने पत्नी से किसी कार्यवश रुपए मांगे और पत्नी ने व्यंग किया कि लोग बाहर घर से भेजते हैं, तुम्हें घर के बाहर ले जाते हुए शर्म नहीं आती, त्रिलोचन मन महसूस कर रह गए। एक प्रतिबद्ध कवि के हाथ आजीवन तंग रहे। जब त्रिलोचन बनारस आए उस समय नामवर जी कॉलेज के छात्र हुआ करते थे। इस बात को याद करते हुए कथाकार काशीनाथ सिंह ने दंत कथाओं में त्रिलोचन शीर्षक संस्मरण में लिखा कि दोनों जने तड़के उठते थे, दौड़ लगाते हुए गंगा स्नान करने चले जाते थे। छात्र जीवन की यह मुलाकात बाद में और प्रगाढ़ और आत्मीय होती चली गई। याद करते हैं काशीनाथ सिंह। ईमानदारी कवि का जीवन दर्शन था। जी हाँ, त्रिलोचन का जीवन दर्शन था। ईमानदार व्यक्ति थे त्रिलोचन। उग्र ना होना त्रिलोचन का स्वभाव था। त्रिलोचन जब लिखना शुरू किए तब साहित्यिक माहौल कितना भरा पूरा था, यह देखने वाली बात थी। त्रिलोचन कम्युनिस्ट थे किंतु पार्टी में फूट से दुखी रहा करते थे। धरती त्रिलोचन का पहला कविता संग्रह रहा, या यूं कहें कि हिंदी की प्रगतिशील कविता का समर्थ आईन था। त्रिलोचन ने पहली प्रति नामवर को दी और इसकी पहली समीक्षा मुक्तिबोध ने लिखी। इसकी पहली कविता मुझे जगत जीवन का प्रेमी बना रहा है प्यार तुम्हारा। मुक्तिबोध लिखते हैं कि किसानों पर जब वह लिखता है तो नीति प्रधान भाव स्थिति से उठकर गीति प्रधान भाव स्थिति में पहुंच जाता है। त्रिलोचन के देहावसान के उपरांत कुबेर दत्त ने एक मर्म स्पर्शी स्मृति लेख लिखा। त्रिलोचन कभी कोई अस्थाई घर नहीं रहा। वे घरों में जाते थे, उनके प्रशंसक के घर थे, पर उन्होंने वहां रहकर अपने को बोझ कभी नहीं बनने दिया। जो मिल जाता था खा लेते थे, जो खाते थे मन से खाते थे, उसमें अपने स्वाद भर लेते थे। उन्हें कड़वी चीजें पसंद थी, उन्हें करेला बहुत अच्छा लगता था। वे वनस्पतियों का ज्ञान रखते थे, वे कड़वे पत्ते खा लेते थे। उन्हें नीम की पत्तियां पसंद थी। वे ऐसे खरपतवार को ढूंढते रहते थे जो उन्हें खाद्य लगती थी। वे अपने आप को बच्चों का खरपत्तू बाबा भी कहते थे। खरपत्तू के बाबा के रूप में त्रिलोचन की प्रसिद्धि भले ना हो,
बाबा नागार्जुन ने उन्हें किंवदंती पुरुष कहा तो अन्यथा नहीं कहा। ऐसे ही फणीश्वर नाथ रेणु ने त्रिलोचन को सबद योगी नहीं कहा था। इन उपाधियों के पीछे प्रतिकूल परिस्थितियों में की गई त्रिलोचन की कठिन साधना ही तो है। त्रिलोचन को शब्दों का मर्जीवा और शब्द सहचर कांति कुमार जैन ने कहा। इसमें संदेह नहीं कि रामविलास जी ने त्रिलोचन पर गंभीरता से विचार किया है। रामविलास जी स्वीकार करते हैं कि त्रिलोचन की कविता ने हिंदी जाति की संघर्षशील चेतना की जड़ों को सींचा है और ये जड़ें अतीत के हिंदी साहित्य में बहुत गहरे फैली हुई हैं। निराला की कविताओं से त्रिलोचन का गहरा संबंध है, यह उनकी इस पंक्ति से पता चलता है। अपनी राह चला आंखों में रहे निराला, रामविलास जी ने भी इस बात को स्वीकार किया है। तो इस प्रकार त्रिलोचन का व्यक्तित्व हमने आज देखा है और जो इसका अगला भाग हम लेकर के आएंगे उसमें हम त्रिलोचन के कृतित्व पर बात करने वाले हैं, त्रिलोचन की महत्वपूर्ण कृतियों पर बात करने वाले हैं, कब कब वे प्रकाशित हुई हैं इन पर बात करने वाले हैं। तो आज की वीडियो को आप देखिएगा और अपने रिस्पांस हमें कमेंट करके जरूर दीजिएगा ताकि अगला वीडियो हम आपके लिए ला सकें।